नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और रेगुलर क्लासेस को अटेंड भी कर रहे हैं। आज हमारी द्रोणाचार्य सीरीज की भाग 4 है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो वर्तमान समय में पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, या PYQ भी हम उनको कह सकते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस है आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और आज जो 4th क्लास है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस है उनको भी हम इसी में कवर करेंगे और साथ में कुछ बातें भी जानेंगे। आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। द्रोणाचार्य सीरीज, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का थोड़ा द्रोणाचार्य सीरीज के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। स्टार्टिंग की बात करते हैं। कहते हैं कि जब वर्तमान समय में संविधान बनकर के रेडी हुआ था तो उस समय में संविधान में टोटल कितने आपके पास आर्टिकल्स थे और कितने आपके पास अनुसूचियां थी, शेड्यूल्स थे, उन्हीं के विषय में बात करता है। कहता है, और साथ में ध्यान रखेंगे यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यूपीएससी की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस होता है जीके जीएस में, उसमें 2020 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्या था? हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वेयर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने करा था? ऑप्शन ए है 378 एंड 7 आपके पास शेड्यूल्स थे, 390 आर्टिकल्स या फिर 7 आपके पास उस समय शेड्यूल्स थे, 395 articles and 8 schedules, 398 articles and 8 schedules। ध्यान रखेंगे जिस समय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश हुआ था उसी समय की बात कर रहे हैं, तो जहां तक ध्यान होगा आपको, कब पब्लिश हुआ था? कब पब्लिश हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को। जिस समय भारतीय संविधान को लागू किया गया था उसी समय हमारे भारतीय संविधान में 398 तो आर्टिकल्स थे और 8 आपके पास शेड्यूल्स थी। कितनी? 398 आपके पास आर्टिकल्स थे और सेम उसी तरीके से 8 आपके पास क्या थे? शेड्यूल्स थे। ठीक है, 8 अनुसूचियां थी। अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में ये संख्या बढ़ चुकी है। आपके पास वर्तमान समय में कितने शेड्यूल्स हो चुके हैं? 12 आपके पास इसकी भाग हो चुके हैं और 398 प्लस क्या करेंगे? 398 आपके पास क्या हो चुके हैं? इनसे ज्यादा आर्टिकल्स हो चुके हैं। और आर्टिकल्स को आप जानते होंगे हम किसके बेसिस पे अपनाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, किसके थ्रू? 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसके अंदर आर्टिकल्स को बढ़ा पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां है कितने? वर्तमान समय के बारे में बात करते हैं, कितने हैं? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जिस समय हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उस समय पर कितने हमारे पास शेड्यूल्स थे और कितने हमारे पास आर्टिकल्स थे। देन क्वेश्चन सेकंड कहता है कि हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करता है। और ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए कहता है कि 390 आपके पास आर्टिकल्स है और कहता है कि 5 रिसेंट टाइम में क्या 5 शेड्यूल्स है हमारे पास? नहीं है। क्या 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स? बिल्कुल, ये हम अप्रोक्सली कह सकते हैं बट हम इसको नहीं कह सकते। अभी हमने पीछे ही बताया था कि किस तरीके से इसकी संख्याओं को बढ़ा दिया गया है 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर करके समय के हिसाब से। तो हम एक्यूरेसी के हिसाब से 395 नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? एक्यूरेसी के हिसाब से 395 नहीं कह सकते। 395 आर्टिकल्स एंड 10 शेड्यूल्स नहीं। ऑप्शन डी कहता है
470 हमारे पास आर्टिकल्स है एंड 12 क्या हमारे पास शेड्यूल्स है। ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि अगर 395 के बारे में बात हो रही थी, इसके बारे में 395 के बारे में बात हो रही थी, तो हमने देखा था कि वहां पर ज्यादा थे, तो 395 प्लस और साथ में आपके पास 12 शेड्यूल्स। ठीक है, तो कितना करेंगे हम, 395 470 से ज्यादा हमारे पास क्या है, 470 के अप्रोक्स हमारे पास आर्टिकल्स है और हमारे पास 12 शेड्यूल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। कब पूछा था, 2021 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां थी। क्या हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द अप्रैल 2021। तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 में ही पूछा गया था, ये डेट थी, उसी समय में इन्होंने अपनी डेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा था। ठीक है, क्या आपके पास 14 अनुसूचियां हैं, क्या आपके पास 16 अनुसूचियां हैं, क्या आपके पास 12 अनुसूचियां थी, या फिर आपके पास 10 अनुसूचियां थी। अभी हमने देखा था वर्तमान समय में टोटल इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं टोटल, 12 अनुसूचियां हैं। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, क्योंकि आपके पास 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान के अंदर। अगर भाषा के बारे में बात करता है तो याद रखेंगे कितनी भाषा है आपके साथ वर्तमान में, 22 भाषा है। और मूल संविधान के अंदर हम बात करते हैं, किसके अंदर, मूल संविधान के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें कि वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं टोटल, लैंग्वेजेस कितनी है 22। और अगर मूल संविधान के बारे में बात करता है तो ध्यान रखेंगे कितनी थी आपके पास, टोटल 12 भाषाएं थी। कितनी, 12 भाषाएं थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस को ना पीवाईक्यूज में से भी लिया गया, जैसे कि आपका एसएससी का हो गया, जीडी का हो गया, या फिर आरआरबी एनटीपीसी का ले लो, डिफेंस का ले लो। यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चंस का वेटेज है ना, यूपीएससी में भी पूछा गया है। उसके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस को बारे में पूछा गया है, डिस्कशन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ कहता है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूपों का उल्लेख है। किसके बारे में बात करता है, आपको शपथ के बारे में बात करता है, ओथ के बारे में बात करता है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द फेम ऑफ द ओथ। आपने देखा होगा जितने भी हमारे भारत के पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो एक सिविल सर्वेंट हो या एक छोटा अधिकारी भी हो, वो भी क्या लेता है, अपने कार्य की शपथ लेता है, राष्ट्रपति से लेकर के एक सिविल सर्वेंट भी। ठीक है, तो कहता है कि ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफनर्स मतलब वो किस सूची के अंतर्गत आता है, किस सूची के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे कौन सी सूची है, ध्यान रखेंगे सूची कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, क्या फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है, तीसरी सूची के अंतर्गत आता है, या दूसरी सूची के अंतर्गत आता है। अगर पदाधिकारियों के शपथ की बात करता है, औथ की बात करता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपकी तीसरी अनुसूची के अंदर आता है, थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। हम पदाधिकारियों के कार्य पदभार और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हम उनके शपथ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2019 के यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था, यूपीएससी के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अच्छा, जरा ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में, तो कुछ छोटी सी चीजें हैं। शेड्यूल्स को एक बार देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियों को एक बार देख लेंगे, एक्सप्लोरिंग द अनुसूचीज। चलो, भारतीय संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं महत्वपूर्ण? 12 अनुसूचियां हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 6 आपके सामने है। पहली अनुसूची है, कब है? पहली अनुसूची कहता है कि इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। पहली अनुसूची में जो आपकी पहला है, उसमें कहता है कि इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल जो इसकी दूसरी अनुसूची है, शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 कहती है कि दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक अध्यक्ष आदि के वेतन भत्ते और पेंशन का विवरण है। किसका विवरण है? पेंशन का। इसका विवरण देखने के लिए मिलता है आपको, पेंशन का विवरण देखने के लिए मिलता है। इसका पेंशन का विवरण देखने के लिए मिल जाता है। पदाधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उनके वेतन भत्ते आदि का विवरण देखने के लिए मिलता है। अगर हम आर्टिकल शेड्यूल नंबर 3 की बात करते हैं, तो कहता है कि इसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, जितने भी आपके पदाधिकारी होते हैं, द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ठीक सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, जिसमें तीसरा। चलो आगे बात करते हैं, चौथी अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो कहता है चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। किसको दिया गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के विषय में बात करी जाती है। अगर वही हम बात करते हैं अनुसूची 5 की, किसकी बात करते हैं? अनुसूची 5 की कहता है कि इसमें अनुसूचित क्षेत्रों पर अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एससी और एसटी जो एक्ट है वो अनुसूची अंतर्गत के 5 के अंतर्गत आता है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बारे में प्रावधान किया गया है, एससी और एसटी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेड्यूल नंबर 6 पे कहते हैं कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। किस किस के बारे में प्रावधान है? आपका छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में अच्छे से बताया गया है। ये थे आपके कुछ 6 महत्वपूर्ण अनुसूचियां। आगे चलते हैं, 6 और है, ध्यान देंगे। टोटल इनकी संख्या 12 है। अगर 7वीं की बात करते हैं, शेड्यूल नंबर 7, ध्यान देंगे। कहता है कि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ध्यान रखेंगे किस चीज के बारे में बात होती है। हमारे पास 3 सूचियां निकल कर आती है, एक हमारे पास समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची आती है। ठीक है, 8वीं की अनुसूची के बारे में बात करते हैं। 8वीं अनुसूची आपके भाषा से संबंधित है, जिसमें आप बात करते हैं, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। जो आधिकारिक भाषाएं का सूची में किया गया है, जिसमें आपने देखा होगा टोटल 22 भाषा है। और मूल संविधान की बात आती है तो ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में जो आपका ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान के टाइम पर टोटल कितनी थी? 12 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषाएं थी? टोटल 12 भाषाएं देखने के लिए मिलती थी। ठीक है, कितनी? 12 भाषाएं थी। आगे चलते हैं, 9वीं अनुसूची क्या कहती है? कहती है कि इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शामिल किया गया होगा। जब हम न्यायपालिका के विषय में पढ़ते हैं
तब वहां पर न्यायिक समीक्षा के बारे में बात आती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है, जरा समझेंगे। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कुछ ऐसे कानून जो पारित कर दिए जाते हैं परंतु वो उनका एक्सपेंशन होना सही प्रकार से नहीं होता, तो न्यायालय उन्हीं कानून को अपनी समीक्षा में वापस ले लेती है, जिसको हम पुनर्वलोकन भी कहते हैं, न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। ठीक है, किसमें आता है अनुसूची? 9वीं के अंदर आता है। 9वीं अनुसूची में इसमें कुछ अधिक नियमों और विनियमों को न्यायिक समीक्षा के बचाने के लिए शामिल किया जाता है। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा दल बदल से संबंधित है। दल बदल एक हरियाणा के, आपको पता होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री या फिर हरियाणा के शासन के बारे में आपने सुना होगा किस प्रकार से आयाराम दयाराम का एक बहुत ज्यादा लोकप्रिय तथ्य है। क्या चीज? आयाराम और गयाराम, आयाराम और गया राम। ठीक है, आयाराम गयाराम। चलो आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची के बारे में बात हो रही थी, तो अनुसूची में इसमें दल बदलाव विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति दल बदल नहीं कर सकता यदि एक निश्चित चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतने के बाद वो दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। यदि इस प्रकार की गतिविधि वो करता है तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। शेड्यूल नंबर 11 11वीं अनुसूची आपको बताती है पंचायती राज से संबंधित है और संस्थाओं से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 29 विषय। टोटल कितने हैं इसमें विषय? 29 विषयों के बारे में बात की गई है। और पंचायती राज आपको पता होगा कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से इसकी स्थापना करी गई थी 1976 में। 73वां संविधान संशोधन है, ध्यान रखेंगे कौन सा? 73वां संविधान 72। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति के माध्यम से? बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट है आपकी 12वीं अनुसूची है। इसमें स्थायी या फिर जितने भी आपके स्थानीय शासन के बारे में हम बात करते हैं, जिसको हम स्थानीय निकाय कहते हैं, जैसे कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 18 विषय हैं टोटल। कितने विषय हैं टोटल? 18 विषय हैं। अगर पंचायतों के बारे में बात करता है तो इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 29। अगर वहीं एनसीडीज की बात करता है तो इसमें टोटल कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। ठीक है, ध्यान याद करने की एक अच्छी ट्रिक क्या है, आपको ध्यान रखना है 11 पे आता है आपका पंचायत, ठीक है, और 12 पे आता है आपका एनसीडी। ठीक है, अगर 11 में टोटल कितने विषय हैं आपके पास? टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29। और वहीं एक बढ़ रहा है तो 12 हो रहा है, यहाँ पर एक कम हो रहा है, दो में से एक कम होगा तो कितना होगा? एक बचेगा। 9 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा? 18। ठीक है, ध्यान रखेंगे 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। ये थे आपके कुछ शेड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है? Which list of the Indian Constitution does the subject of sports? एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि आपकी जो यूनियन लिस्ट है उसमें आता है, या आपकी जो रेसिड्यूरी लिस्ट होती है उसमें आता है, या आपकी जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें आता है, या फिर ये आपका समवर्ती या फिर आपका कॉन्क्रीमेंट लिस्ट का है। ध्यान रखेंगे अभी आपने देखा था जितने भी आपके प्रशासनिक किए थे वो सारे के सारे जितने भी ऐसे छोटे छोटे केसेस हैं जो आपका जैसे कि खेल हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर आपको बिजली हो गई, सारे के सारे कुछ ऐसे हैं जो आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सी सूची में आते हैं? राज्य सूची का विषय है। ध्यान रखेंगे राज्य सूची का विषय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? भारत के संविधान के अनुसार मवेशी एवं पशुपालन का विषय किसमें शामिल है? ऑप्शन देखेंगे यूपीएससी 2021 में पूछा गया
क्वेश्चन है अवशिष्ट सूची, नहीं, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची। ध्यान रखेंगे ये भी आपका राज्य सूची का ही विस्टेट क्या है, ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, स्टेट लिस्ट का ही ये ऑप्शन है, जिसके अंदर मवेशी हो गया या फिर उससे संबंधित जितनी भी गतिविधियों का संचयन आपका राज्य सूची के माध्यम से किया जाता है, जो एनिमल हस्बेंड्री को और भी आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ध्यान देंगे एक बार, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल है। अभी हमने देखा था मवेशी वाला, अब कृषि भी किसमें होगी देखेंगे। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीएस सॉरी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, एसएससी सीजीएल के 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। अवशिष्ट शक्तियों का है, राज्य सूची का है, संघ सूची का है या फिर समवर्ती सूची का है। जल्दी बताएंगे कौन सी सूची का है, ये भी आपका जल्दी बताएंगे, ए बी सी या फिर डी, जल्दी बताएंगे। सेम जिस तरीके से अभी आपने पशुपालन देखा था, स्पोर्ट्स देखा था, कृषि भी आपका राज्य सूची का ही विषय है। कौन सी सूची का, राज्य सूची का ही विषय है। ठीक है, राज्य सूची का ही एक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों को परिषदों में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। यूपीएससी 2018 में पूछा गया है। अभी देखेंगे राज्यों में परिषदों के सीटों के संबंधित है। अभी आपने देखा था सीटों से संबंधित कौन सी सूची थी, ध्यान देंगे। कहते हैं कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। कौन सी अनुसूची है, अनुसूची नंबर 5, अनुसूची 8, अनुसूची 4 या अनुसूची 6। ध्यान देंगे कौन सी अनुसूची है। एक बार दोबारा शेड्यूल्स पे आते हैं। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि जो आपकी अनुसूची है इसमें राज्यसभा के सीटों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया है। तो आपकी अनुसूची कौन सी हो जाएगी, आर्टिकल ऑप्शन तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन सी, 4th अनुसूची। कौन सी शेड्यूल है, 4th अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 4th में क्या प्रावधान है। वर्ड प्रोविजन आर इंक्लूडेड इन द पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो भाग 4था है उसमें किस विषय का प्रावधान किया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है क्या, फंडामेंटल राइट्स का, या फिर जो आपके डीपी एसएफ कहते हैं, डीपीए डीसीपीसी कहते हैं जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, डीपीएसपी, या फिर आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, या फिर आपका सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। ध्यान देंगे अगर बात करता है आपके पार्ट 4 के बारे में तो कहते हैं कि इसमें आपके डीपीएसपी के बारे में बताया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं आपके स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुसूची के अनुसार राज्य सभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन देखेंगे, सेम क्वेश्चन आपका सीजीएल 2020 का पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 2020 में पूछा गया था। चौथी अनुसूची, 7वीं, 6ठी या फिर दूसरी। अभी हमने देखा था शेड्यूल्स को, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली ये जो विषय है आपके चौथी अनुसूची के विषय हैं। इसके हैं 4th अनुसूची के विषय हैं। ठीक है, कौन सी अनुसूची, 4th अनुसूची के विषय है।
फोर्थ अनुसूची के विषय हैं। ठीक है, फोर्थ अनुसूची का विषय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप अपनी नैतिक भूमिका निभाते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ना जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके पास आ जाए जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ना आप सभी को क्लासेस भी अच्छी लग रही होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची का निम्नलिखित में से किस आदिवासी क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। अभी आपने देखा था, कहता है कि जो विच स्टेट जो आपके ट्राइबल एरियाज है, इसको हम सेवन सिस्टर्स के क्षेत्र भी कहते हैं, आर नोट कंट्रोल बाय द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसपे इस पे विषय नहीं चलता। यूपीएससी आईएएस कलेक्टर बाबू से पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी 2023 से। ऑप्शन ए मणिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मेघालय। जल्दी बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट जो ऑप्शन होगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है उससे रिगार्डिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, उससे संबंधित पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की ध्यान रखेंगे आपका मणिपुरा, क्या रहेगा इसका मणिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मणिपुरा इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है इसका मणिपुरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मणिपुरा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के कहता है कि भारत का जो संविधान है उसकी जो छठी अनुसूची है जिसमें आपके कुछ रीजंस को प्रोविंसेस दे रखा है, उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है शामिल है। कौन सा राज्य इसमें से शामिल है, कौन सा राज्य शामिल है। क्या एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जिसको आपको इंक्लूडिंग करता है आपका जो सिक्स्थ शेड्यूल है जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बताता है, वो कौन सा स्टेट है। क्या नागालैंड है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन सी मणिपुरा या ऑप्शन डी आपका मिजोरम। जल्दी बताएंगे इसका कौन सा राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे, अगर बात करता है आपकी कौन सा क्षेत्र शामिल है किसमें छठी अनुसूची के अंदर, जो आपकी सिक्स्थ है उसके अंदर नागालैंड का जिक्र नहीं किया गया था, अरुणाचल का जिक्र नहीं किया गया था, मणिपुरा का जिक्र नहीं किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मिजोरम हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्या चीज, मिजोरम आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। संघ सूची से संबंधित प्रावधान के विषय में बात करता है। भारत के संविधान की जो सूचियां है उसमें किस सूची में आपके बात करता है कि संघ सूची के बारे में देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन ए फोर्थ, ध्यान रखेंगे 2020 में पूछा गया था, यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते हो जितने भी क्वेश्चन अभी हमारे चल रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं, ये संविधान से संबंधित है। संविधान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वाली द्रोणाचार्य सीरीज में रखा गया है ताकि पॉलिटी का कोई भी सेगमेंट ना छूटे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आता है या जो हमारे आर्टिकल्स या हमारे शेड्यूल से रिलेटेड आता है। ठीक है, चलें इसका ऑप्शन यूपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4th शेड्यूल, ऑप्शन बी 10th शेड्यूल, ऑप्शन सी जो आपका 9th शेड्यूल है, या ऑप्शन डी जो आपका 7th शेड्यूल है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी इसका करेक्ट है क्योंकि आपको 7वीं अनुसूची में ही आपको भारतीय संविधान की संघ सूची के विषय में बताया गया है या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची सम और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है? अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताती है या फिर उसके बारे में डिफाइन करती है। फोर्थ यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्थ अनुसूची, पहली अनुसूची, सातवीं अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची। इसका भी एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इन सभी विषयों के बारे में आपकी सातवीं अनुसूची में डिस्कस किया गया है। संघ सूची हो, चाहे वो आपकी समवर्ती सूची हो या फिर वो आपकी राज्य सूची का विषय रहा हो। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत तहत राज्य का विषय है? क्वेश्चन को घुमाया गया है और कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। कहता है कि अंडर विच द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर कंसीडर्ड स्टेट सब्जेक्ट। क्या चीज है? कंसीडर करा है। यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन डी आपका 12वीं अनुसूची। ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन डी है 12वीं अनुसूची वो आपको किसके विषय में बताती है? एमसीडी के बारे में बताती है, नगर निकाय के बारे में विषय बताती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूपीएससी 2019 तक में पूछा गया शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? कितनी अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश 8 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस? कितनी लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड किया गया? एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 14 है, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी आपका 18। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में ऐसी केवल और केवल 22 लैंग्वेजेस है जिनको आपको कह सकते हैं जो अनुसूचित करी गई है। कितनी भाषा में? टोटल 22 भाषाओं का संकलन देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। तो कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान शामिल है? Which schedule of the Indian Constitution include the provinces of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? यूपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल है आपका, 11वीं अनुसूची जो 11th शेड्यूल है, 9th जो आपका 9th शेड्यूल या फिर 12वीं जो आपका 12वीं सूची के विषय है। ध्यान रखेंगे ये जो आपका पंचायती राज से संबंधित है आपका 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करते हैं कितने थे, अभी ध्यान रखेंगे आपने 29 विषयों के बारे में डिस्कशन किया था। तो विषयों की संख्या कितनी है इसमें? टोटल 29 विषयों की संख्या है। कितने? 29 विषयों की संख्या है। और वहीं अगर हम बात करते हैं एमसीडी की, जो शेड्यूल आपका 12 है, इसमें टोटल विषय हैं आपके 18, जिसको हम नगर निकाय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नगर निकाय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? कौन सा ऐसा विषय है? क्वेश्चन नंबर 19 है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो सब्जेक्ट है फॉल्स करता है अंडर द 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है।
एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। बड़े वन उत्पाद, स्वस्थ और स्वच्छता, बड़े उद्योग या फिर पुलिस तथा कानून व्यवस्था। पुलिस तथा कानून व्यवस्था। जल्दी बताएंगे कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा राइट। कौन क्या है ऐसा कौन सा विषय है जो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आपका जितना भी मेजर जो भी आपके फॉरेस्ट है, जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उसको रखा जाता है, या जो आपका हेल्थ एंड जो सैनिटाइजेशन है उसको रखा जाता है, जो आपका मेजर इंडस्ट्रीज है उनको रखा जाता है, या फिर जो आपकी पुलिस एंड लॉ जो इन्फोर्समेंट है उनको रखा जाता है। ध्यान रखेंगे अगर बात करता है 11 सूची के कुछ विषयों में तो आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता से बात आती है। क्या रखा जाता है, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से बात उठी है तो ध्यान देंगे यूपीएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था जो सिटीजनशिप से संबंधित है। कुछ इसकी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक बार चेक करेंगे देन इसके बाद इसका आंसर देते हैं। कहते हैं नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, एक बार देखेंगे। कहता है नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित, नागरिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित होता है और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है। इसका प्रयोग करने की शक्ति रखता है, अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, और उसे नागरिक कहा जाता है, उसी पर्सन को नागरिक कहा जाता है। और कहता है कि नागरिक अपने देश के कानून से बंधे होते हैं और किसी भी राज्य के पूर्ण सदस्य माने जाते हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में बैठ करके कह सकते हैं कि सर हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, सदस्य माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि नागरिकता की अवधारणा किसी व्यक्ति के अपने संप्रभु राज्य के साथ संबंध को परिभाषित करता है। इसको परिभाषित करता है उस संबंध को जहां पे वो व्यक्ति रहता है, जहां पर उसका खान पान है, जहां पर उसका घर है, जहां पर उसका कार्य या कार्यालय है। इसमें दो श्रेणियां शामिल होती है। इसमें दो प्रकार की श्रेणियों को शामिल करा जाता है नागरिकता के अंदर। एक नागरिक होते हैं और एक विदेशी नागरिक होते हैं। एक ऐसे नागरिक जो पर्टिकुलर उसी देश में होते हैं और एक ऐसे नागरिक जो दूसरे देश की नागरिकता को धारण करते हैं कुछ सीमित समय के लिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो या मेडिकल से संबंधित हो या कार्य से संबंधित रह सकती है। जो लोग भारत के नागरिक नहीं है उन्हें हम विदेशी कहते हैं। जो लोग भारत के नागरिक नहीं होते उन्हें हम विदेशी माना जाता है। और साथ में कहता है विदेशियों को भारत का नागरिक से वंचित रखा गया है। और जितने भी विदेशी लोग हैं जो टूरिज्म के लिए भारत आते हैं उनको नागरिकता से वंचित रखा जाता है। उनको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है जो वीजा पद्धति के माध्यम से पूर्ण निर्धारित करी जाती है, और निश्चित समय के लिए उनको भारत में रहने दिया जाता है, और जब उनका समय पूर्ण हो जाता है तो वो अपने स्वदेश को लौट जाते हैं। कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि भारत के संदर्भ में पाकिस्तान के साथ विभाजन के दौरान जिन लोगों ने भारत की राष्ट्रीयता स्वीकार कर ली थी वे इसके नागरिक बने रहे, और जो लोग पाकिस्तान में रह गए वो पाकिस्तान के नागरिक बने। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय में जितने भी लोगों ने भारत में रहने के लिए स्वीकारित करी थी वो भारत के नागरिक कहलाए, और जिन भी पर्सन्स ने भारत या फिर पाकिस्तान के रहने को स्वीकृति जाहिर करी थी वो पाकिस्तान के नागरिक कहलाए। वो हमारे लिए विदेशी इस वर्तमान समय में कहलाए जाएंगे। वो वीजा धारण करके भारत में घूमने या शिक्षा या फिर हेल्थ के लिए आ सकते हैं, अदरवाइज वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। उसी प्रकार से भारत के नागरिक भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के नागरिक नहीं माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो कहता है नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए उनको देखते हैं जो भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 5 है, कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से ऐसे व्यक्ति जब भारत का संविधान रेडी हुआ था, जो भारत के संविधान में प्रारंभ से भारत के साथ थे, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था वो भारत में रह रहे थे या अपना कार्य कर रहे थे। आर्टिकल नंबर 6 कहता है
पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारतीय संविधान के बनने के कुछ निश्चित समय के अंतर्गत जो पाकिस्तान से भारत को दौर चले आए थे, उन व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में बात करी जाती है। आर्टिकल नंबर 7, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं कहे जाएंगे। आर्टिकल नंबर 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। भारत से बाहर रहने वाले कुछ भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता। जिस प्रकार से भारत में कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारत में आता है, उसी प्रकार से भारतीय व्यक्ति भी अपनी शिक्षा को और भी आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश को जा सकता है, चाहे वो अमेरिका जाकर के रहे या अनदर स्टेट्स में जाकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए, या स्वास्थ्य पर्पज से या फिर अपना कार्य पद्धति से जाए। उनकी नागरिकता निश्चित काल के लिए भारत रहेगी, जब तक वो स्वदेश से या फिर स्वयं से अपनी नागरिकता का त्याग नहीं करते हैं या फिर अपना लिखित दस्तावेज नहीं देते हैं। आर्टिकल नंबर 9 के बारे में बात करते हैं तो किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीय नागरिकता की समाप्ति। यदि आप आर्टिकल नंबर 9 कहता है, यदि आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी और आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। जिस मुल्क में आप रह रहे हैं या जिसमें आप गए हैं, जिस देश की आपने नागरिकता स्वीकार करी है, आप वहां के निवासी कहलाएंगे, ना कि भारत के निवासी कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 10 की तरफ। नागरिकता के अधिकारों से निरंतरता। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का संसद की शक्ति। किसकी शक्ति? संसद की शक्ति। जितने भी संबंधित कानून हैं या जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, सारी की सारी संसद के माध्यम से निर्धारित करी जाती हैं। यदि भारतीय सरकार किसी युद्ध या आशंका काल में उपस्थित है तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति की नागरिकता को संबोधित नहीं किया जा सकता, यदि कोई अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना चाहता है। ठीक है, त्यागना चाहता है। आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे, कहते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति के प्रावधान और उसकी विस्तृत करता है। इसके बारे में बताता है, नागरिकता के विषय में बताता है, नागरिकता के विषय में बताता है। ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्लासेस अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ये जो हमारी पीडीएफ है इसको अपलोड करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अमित कोचिंग क्लासेस 360 आप गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अमित कोचिंग क्लासेस 360। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, द्रोणाचार्य सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।